चमत्कारी शक्ति का दावा करने और बयानों के कारण चर्चा में आए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी बाबा के एक रिश्तेदार को फोन पर दी गई, जिसके बाद छतरपुर के बमीठा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में कहा गया कि रविवार रात करीब 9:15 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने बाबा के रिश्तेदार लोकेश गर्ग को फोन किया और धीरेन्द्र शास्त्री से बात कराने को कहा। लोकेश ने कहा कि बाबा रायपुर में है और बात कराना मुश्किल है। इसके बाद नाराज कॉलर ने धमकी दी कि धीरेन्द्र की 13वीं का इंतजाम कर लेना। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक जो अभियुक्त है, संदेही है, उसका नाम अमर सिंह है। गहराई तक तस्दीक जांच की जा रही है और अगले 24 घंटे के अंदर जो भी रहेगा उसका हम खुलासा करेंगे। SP ने शुरुआती जांच के आधार पर किसी साजिश से इनकार किया। लंबे समय से बात और मुलाकात दोनों नहीं हो पा रही है, उसके कारण उसने इस तरीके का काम किया है, पर और ज्यादा जांच की आवश्यकता है। हर पहलू पे हम जांच करेंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। भी होगी, उसमें कार्रवाई जारी रहेगी, कानून अपना काम करेगा। इस बीच रायपुर में मौजूद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर विरोधियों को खुला चैलेंज दिया। उन्होंने दावा किया कि वो सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनका समर्थन बढ़ रहा है। भारत के इतिहास में काऊ पादरी इतना एक्सपोज नहीं भया। 40 करोड़ लोग बागेश्वर धाम के साथ हुए। उन्होंने चुनौती दी कि अगर किसी को ईश्वर के होने पर संदेह है तो वो बागेश्वर धाम आ सकता है। कोई भी पादरी या मौलवी या भारत का जो व्यक्ति कहता हो कि ईश्वर नहीं होता, कोई दिव्य शक्ति नहीं होती, किसी भी लेवल से वो आकर के सामना कर ले, ठटरी बनेगी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर साफ किया कि उनके पास कोई दैवीय चमत्कार नहीं है, बल्कि उन पर बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। इसीलिए वो लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। हम ना जब चमत्कारी है, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई आपसे प्रमाण पत्र चाहते कि हमारे पास शक्ति है। हम सिर्फ इतना कहते हमें बालाजी ने जो दिया वो है, लेकिन हम सनातन हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से अंग्रेजी में भी संवाद किया और खुद को बागेश्वर बाबा कहने पर ऐतराज जताया। आई एम नॉट बागेश्वर बाबा, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्णा। बागेश्वर बाबा मीन्स हनुमान जी। I am not बागेश्वर धाम सरकार, I am only धीरेन्द्र कृष्णा। बागेश्वर वाले बाबा ने माइंड रीडिंग करके मन की बात जान लेने के आरोपों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि माइंड रीडिंग से सिर्फ सामने बैठे व्यक्ति के बारे में बताया जा सकता है, भीड़ में से किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं। ये माइंड रीडिंग से बाहर, और माइंड रीडिंग यहाँ क्यों बंद हो जाएगी? क्यों? क्योंकि तुम उठाओगे उसी को जिससे हमारे बालाजी चाहें, तुम भेजोगे उसी को जिससे सन्यासी बाबा चाहें। उन्होंने आरोप लगाने वालों पर भी निशाना साधा और तंज कसा कि जब भगवान को नहीं छोड़ा गया तो वो कौन सी चीज है। भगवान राम को टिप्पणी करने से नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़े? हमें किसी से कोई बुराई नहीं, कोई टिप्पणी कर रहा उसको थैंक यू वेरी मच एंड सेम टू यू। बागेश्वर वाले बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दिव्य दरबार में पहुंचने वाले भक्तों का हर दुख दूर करने का दावा करते हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई और दावे भी करते हैं। चलिए आपको उन दावों के बारे में बताते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दावा करते हैं कि वो प्रेत आत्माओं से मुक्ति दिला सकते हैं। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों के इलाज का भी वो दावा करते हैं। दिव्यांग और शारीरिक तौर पर असमर्थ लोगों के कष्ट दूर करने और उन्हें नया जीवन देने का दावा भी करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि दिव्य दरबार में अर्जी लगाने वाले संतानहीन लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। इनके अलावा खुद को हनुमान भक्त बताने वाले बाबा रावण से बात करने का भी दावा करते हैं। यही नहीं, इनका दावा है कि वो शराब और नशे की लत से भी छुटकारा दिला सकते हैं। इस बीच जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद पर भगवान की कृपा होने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग दोहराई और कहा कि हिंदू राष्ट्र बनते ही कई समस्याएं सुलझ जाएंगी। जहर फैलाना, राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना, राम के ऊपर आरोप लगाना, भारतीय संतों पर आरोप लगाना, इससे अच्छा है भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इन सबका मुद्दा ही सुनो। दरअसल उन्होंने सोमवार को हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई थी। उन्होंने दावा किया था कि लोगों का साथ मिला तो देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे।
सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग का संतों ने भी समर्थन किया और कहा कि इससे देश की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अयोध्या की तपस्वी छावनी के परमहंस आचार्य ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने ही धीरेंद्र शास्त्री को हिंदू राष्ट्र की मांग बुलंद करने को कहा था। हमने ही उनको बताया कि ये जो लगातार धर्मांतरण हो रहा है, हिंदुओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, तमाम तरह के जिहाद हो रहे हैं, इसकी एक ही दवा है, अगर इस रोग को जड़ से खत्म करना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। परमहंस आचार्य ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री संत समाज की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी सलाह का सम्मान किया। इस बीच पंचदशनम जूना अखाड़ा से जुड़े योगी उमेश पुरी ने भी हिंदू राष्ट्र की वकालत की है। पूरे संसार में केवल भारत ही हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पर हिंदुओं की चर्चा नहीं होगी तो कहाँ होगी। तो निश्चित तौर पर धीरेंद्र शास्त्री का मैं समर्थन करता हूँ और उनका वक्तव्य बिल्कुल सटीक है और संपूर्ण संत समाज को और सनातनियों को उनका सहयोग करना चाहिए। संतों का कहना है कि हिंदू सहिष्णु होते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र में सब धर्मों के लोगों का सम्मान होगा। और नेपाल विमान हादसे में जान गंवाने वाले भारतीयों का आज अंतिम संस्कार किया गया। नेपाल में हुए विमान हादसे में गाजीपुर के 4 युवकों की मौत हो गई थी। 4 मृतकों के शव आज उनके गांव पहुंचे, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। चारों दोस्त 12 जनवरी को नेपाल घूमने गए थे, वहीं 15 जनवरी को पोखरा में उनका प्लेन क्रैश हो गया था। स्पाइस जेट फ्लाइट में महिला क्रू मेंबर से बदसलूकी मामले में आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पाइस जेट की फ्लाइट दिल्ली से हैदराबाद जा रही थी और हैदराबाद में ही आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। विदेशियों ने किताबों के पन्नों में 90,000 अमेरिकी डॉलर छिपा रखे थे। बेंगलुरु में युवक के नोट लुटाने के एक वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया है। घटना बेंगलुरु के केआर मार्केट फ्लाईओवर की बताई जा रही है, जहां युवक ने 10 रुपए के नोटों को पुल से नीचे बरसाना शुरू कर दिया। युवक की इस हरकत के कारण अफरा तफरी मच गई। 2002 के गुजरात हिंसा पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर सवाल पूछना पाकिस्तान के पत्रकार को भारी पड़ गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का पत्रकार डॉक्यूमेंट्री के बहाने नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा था, जिसका करारा जवाब अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिया। पाकिस्तान के पत्रकार के सवाल पर अमेरिका ने कहा कि उन्हें डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें अमेरिका और भारत के साझा मूल्यों के बारे में जानकारी है। Narendra Modi himself individually, not just as a prime minister, but individually his acts. And I'm sure the US officials were aware of it as well. I'm not aware of this documentary that you point to, but what I will say broadly is that there are a number of elements that undergird the global strategic partnership that we have with our Indian partners. There are close political ties, there are economic ties, there are exceptionally deep people ties between the United States and India. पिछले हफ्ते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी पाकिस्तानी मूल के सांसद ने डॉक्यूमेंट्री को लेकर सवाल किया था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया था। जब से बीबीसी ने गुजरात दंगों पर यह डॉक्यूमेंट्री जारी की है, तब से ही पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रंट पर भारत और पीएम मोदी को घेरने में जुटा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के दुष्प्रचार की कोशिश पूरी तरह फेल हो गई है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ही डॉक्यूमेंट्री को खारिज करते हुए भारत का साथ दिया है। आप पाकिस्तान के दुष्प्रचार के पैटर्न को समझिए। सबसे पहले ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन ने मुद्दा उठाया। उधर अमेरिका में भी पाकिस्तानी पत्रकार ने डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा उठाया। ब्रिटेन की संसद में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बहाने पीएम मोदी पर सवाल किया गया। उधर अमेरिका के विदेश मंत्रालय से पाकिस्तान के पत्रकार ने सवाल पूछा। डॉक्यूमेंट्री पर पूछे गए सवाल पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पीएम मोदी का बचाव किया। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कह दिया कि उन्हें डॉक्यूमेंट्री की जानकारी नहीं है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने साफ कहा कि वो मोदी के चरित्र चित्रण से सहमत नहीं है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुत गहरे हैं। इधर भारत में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों ने सोमवार को कैंपस में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की।
जिसका एबीवीपी के छात्रों ने विरोध किया है। एबीवीपी ने डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन को लिखित शिकायत भी दी। The main motive of the documentary is to create unrest across the nation. This was the theme of the documentary itself, and they have screened it in the campus on Saturday at 7:30 p.m. वहीं डॉक्यूमेंट्री देखने वाले छात्रों की दलील है कि डॉक्यूमेंट्री पर कानूनन पाबंदी नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाई है क्या? सरकार ने कोई नोटिफिकेशन निकाला है क्या? स्टेट गवर्नमेंट जो यहाँ है केसीआर का जो ऑफिस है उसने कोई स्टेटमेंट दिया है क्या कि ये डॉक्यूमेंट्री जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी हम घोषित करते हैं, डॉक्यूमेंट्री बैन है? यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, न ही पुलिस को कोई शिकायत दी है। पुलिस ये कह रही है कि जब तक हमको रिटर्न कंप्लेंट नहीं मिलता तब तक हम आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज के ट्वीट और वीडियो के यूट्यूब लिंक को ब्लॉक कर दिया है। उधर जेएनयू में भी विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने का ऐलान कर दिया गया है। जेएनयू छात्र संघ के नाम पर कुछ छात्रों ने कैंपस में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करवाने के लिए पैम्फलेट्स बांटे, जिसके मुताबिक आज रात 9 बजे छात्र संघ के दफ्तर में डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। पैम्फलेट्स बंटने की जानकारी मिलते ही जेएनयू प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए चेतावनी जारी की है। जेएनयू प्रशासन के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की मंजूरी नहीं ली गई है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, अनाधिकृत गतिविधि से यूनिवर्सिटी कैंपस की शांति भंग हो सकती है। ऐसे में उन छात्रों को सख्त सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम को रद्द करें। ऐसा न करने पर उन छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को रद्द करने का ऐलान नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स यूनियन यही करता है कि स्क्रीनिंग होंगे टुडे एट 9 PM देयर विल बी स्क्रीनिंग। व्हाई दे आर अफ्रेड ऑफ दिस, दैट्स द क्वेश्चन राइजिंग फ्रॉम स्टूडेंट। इसलिए स्टूडेंट्स यूनियन। उधर दिल्ली के वसंत कुंज थाने में एक वकील ने जेएनयू कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोकने के लिए जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सियासी वार पलटवार भी तेज हो गया है। बीजेपी के नेताओं ने बीबीसी पर निशाना साधा तो विपक्ष का कहना है कि कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग हो सकती है तो डॉक्यूमेंट्री की क्यों नहीं। और असदुद्दीन ओवैसी ने तो डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने के खिलाफ गोडसे पर बनी फिल्म को भी बैन करने की मांग कर दी। भारत के प्रधानमंत्री, वजीर आजम और बीजेपी से हम पूछ रहे हैं कि आपके बारे में बीबीसी कुछ दिखाया तो बड़ी तकलीफ लगी, मिर्ची लगी, बैन। और गांधी को मारने वाले का पिक्चर भारत में रिलीज होगा या बैन होगा, हम पूछना चाह रहे बीजेपी से। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि लोकतंत्र में हर विचार की अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। क्या चाहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम एक ही तरह से सोचे, जिसमें कोई गुंजाइश ना हो। आप जिसको कह दें वो फैक्ट है और जिस चीज को आप खारिज करना चाहें कहें कि नहीं ये अफवाह है, झूठ है। उधर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर बीबीसी पर निशाना साधा। रिजिजू ने लिखा, कुछ लोगों के लिए गोरे शासक अभी भी मालिक हैं, जिनका भारत पर फैसला अंतिम है, न कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला या भारत के लोगों की इच्छा। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कोलकाता की निचली अदालत से तगड़ा झटका लगा है। लोअर कोर्ट ने मोहम्मद शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां को हर महीने 1,30,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। इस रकम में 50,000 रुपए हसीन जहां को व्यक्तिगत गुजारा भत्ता के तौर पर मिलेंगे, जबकि 80,000 रुपए दोनों की बेटी के रखरखाव पर खर्च होगा, जो कि हसीन जहां के साथ ही रह रही है। मोहम्मद शमी और हसीन जहां घरेलू झगड़ों के बाद 2018 से ही अलग रह रहे हैं और तलाक का केस भी चल रहा है। लोअर कोर्ट में दायर मुकदमे में हसीन जहां से हर महीने 10 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने की मांग की गई थी। हसीन जहां ने हर महीने 7 लाख रुपए का निजी गुजारा भत्ता और बेटी के लिए 3 लाख रुपयों की मांग की थी। हसीन जहां की वकील ने कोर्ट को बताया कि 2020-21 में मोहम्मद शमी की सालाना आय 7 करोड़ रुपए थी और उस आधार पर 10 लाख रुपए का गुजारा भत्ता अनुचित नहीं है। इस पर शमी के वकील ने तर्क दिया कि हसीन जहां खुद एक प्रोफेशनल मॉडल है और अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। वहीं इमरान खान ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इमरान खान ने अल्टीमेटम दिया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा राज्य में 60 दिन के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए और अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी अदालत जाएगी। इलेक्शन होना चाहिए रमजान से पहले और हम अब अदालत में जाएंगे इस चीज के ऊपर भी कि हमें डेट चाहिए इलेक्शन की। इमरान खान ने चुनाव आयोग पर भी अपनी भड़ास निकाली। दरअसल इमरान खान की पार्टी ने पंजाब में अपनी सत्ता छोड़ दी। अब पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मोहसिन नकवी को पंजाब का केयर टेकर मुख्यमंत्री बना दिया।
इनसे ज्यादा इस मुल्क को नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया जो इलेक्शन कमीशन पहुंचा रही है, और इसको चीफ मिनिस्टर बना के उससे भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यही नहीं, इमरान खान ने पूरे मुल्क में पाकिस्तान के चुनाव आयोग के खिलाफ आज से ही विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया। हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, उसके बाद अगले दिन पिंडी में एहतजाज होगा बुध को, उसके बाद हम फैसलाबाद में एहतजाज करेंगे। उधर नेशनल असेंबली में भी इमरान खान की पार्टी के 70 सांसदों के इस्तीफों को स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है, जबकि इमरान ने अपने सांसदों के इस्तीफे वापस लेने के निर्देश दिए थे ताकि वो मुख्य विपक्षी पार्टी बने रहें। यहाँ दिल्ली एनसीआर में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में आज करीब 2:30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल में रहा और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई। राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से जारी है। पत्थरों की कटिंग का काम पहले ही तेज कर दिया गया था, वहीं फिलहाल नक्काशी के काम पर जोर दिया जा रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक लोग मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान समारोह में भाग लेने वाले युवाओं के साथ बातचीत की। ये बातचीत अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत हुई और पीएम मोदी ने नेताजी के जीवन से जुड़ी कई बातें बताई। रिपब्लिक डे परेड से पहले आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत में बने हथियारों की प्रदर्शनी की गई। इस साल की परेड में सिर्फ मेड इन इंडिया हथियारों का प्रदर्शन होगा और ये सभी हथियार परेड में शामिल होंगे। जम्मू में गले में भगवा रंग का गमछा पहने सैकड़ों लोग कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पोस्टर जलाते नजर आए। सोमवार को ही दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, जिससे नाराज डोगरा फ्रंट के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में दिग्विजय सिंह के पोस्टर लेकर निकले। इन पोस्टर्स में दिग्विजय सिंह अपने कान पकड़े हुए थे। परसों 26 को काफी देर तक दिग्विजय सिंह के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने उनके पोस्टर में आग लगा दी। दिग्गी राजा कान पकड़े, दिग्गी राजा देश से माफी मांगे, दिग्गी राजा बताए किस आधार पर आर्मी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास किया गया है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू के सतवारी में दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी पर सवाल उठाए थे। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का बुलंदा से ये राज कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठा तो बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए। सेना के शौर्य पर उठाए गए सवाल के बहाने बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर पाकिस्तान परस्त होने का आरोप तक लगा दिया, जिसकी कमान संभाली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिन्होंने कांग्रेस के डीएनए तक पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं। शिवराज के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने अपने तीखे हमलों से दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की बखिया उधेड़ कर रख दी। बाटला हाउस में खड़ा किया था, याद है आपको? नहीं, उसामा जी कहा था, याद है कि नहीं आप? और ये कोई साधारण व्यक्ति हैं? तो ये पूरा जो कांग्रेस का महकमा है, ये भारत जोड़ो में चल रहा है कि भारत तोड़ो में चल रहा है? दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल गरमाया तो कांग्रेस के कई नेताओं को डैमेज कंट्रोल करने के लिए आगे आना पड़ा। हालांकि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश दिग्विजय सिंह का बचाव करते वक्त अपना आपा खो बैठे, जो पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े सवालों का जवाब देने से बचते रहे। जब मीडिया के सवालों का सिलसिला नहीं थमा तो जयराम रमेश बिफर पड़े। से सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा है। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस को घिरता देख खुद राहुल गांधी को सामने आना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जो बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है वो उनका निजी बयान है और कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं।
सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के सवाल उठाने पर मध्य प्रदेश के बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सेना को अगली सर्जिकल स्ट्राइक में दिग्विजय सिंह को साथ ले जाना चाहिए। जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, जब भी पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को उड़ाए जाए, बम फेंके जाए, तो इन तीनों महापुरुषों को उन विमानों के नीचे बांध कर ले जाया जाए, बमों के साथ इनको भी वहां पटक दिया जाए, जिससे जब ये भारत लौट कर आए तो गिनती अक्षरशः बता दें कि कितने पाकिस्तानी कैंप उड़े, कितने पाकिस्तानी आतंकवादी मारे और कौन कौन वहां पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर रोने वाला था। अमेरिकी सिंगर बियोंसे ने 4 साल बाद स्टेज पर वापसी की है और दुबई के सुपर लग्जरी होटल में हुए इस शो के लिए बियोंसे ने जो फीस चार्ज की उसने सबके होश उड़ा दिए। बियोंसे ने 1 घंटे के शो के लिए $24 मिलियन यानी करीब 196 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की। यानी उन्होंने हर मिनट के लिए 3.25 करोड़ रुपए और हर सेकंड के लिए करीब 5.5 लाख रुपए चार्ज किए। ये इवेंट दुबई के पाम जुमेरा में मौजूद सुपर लग्जरी होटल एटलांटिस द रॉयल में हुआ, जहां बियोंसे ने दुनिया भर से आए 1500 रईस और हाई प्रोफाइल गेस्ट के सामने परफॉर्मेंस दी। इस इवेंट में बॉलीवुड की कुछ हस्तियों ने भी शिरकत की, जिनमें गौरी खान, फरहान अख्तर, फराह खान, मनीष मल्होत्रा और शिबानी डानेकर शामिल हैं। शो के दौरान एक गाने पर बियोंसे ने अपनी 11 साल की बेटी ब्लू आइवी कार्टर के साथ भी परफॉर्मेंस किया। वहीं कैलिफोर्निया में 48 घंटे के अंदर गोलीबारी की दूसरी वारदात ने लोगों को दहशत में ला दिया। कैलिफोर्निया के हाफ मून बे इलाके में एक हमलावर ने 2 अलग अलग जगहों पर फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पुलिस के 3 अधिकारी संदिग्ध हमलावर को दबोचते दिखे। बताया गया कि गोलीबारी करने के बाद हमलावर एक पार्किंग लॉट में छिप गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के 3 अधिकारी वहां पहुंचे और हमलावर के ऊपर पिस्तौल तान दी। बाद में उसे गाड़ी से नीचे उतारकर जमीन पर गिरा दिया गया। इस बीच पुलिस की दूसरी गाड़ियां भी वहां पहुंची और संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उसकी गाड़ी में हमले में इस्तेमाल हुई बंदूक भी बरामद हुई। So it's a big rural location, so people are working. It's spread out. There's people that live at the location as well. So you know, it was in the afternoon when kids were out of school, and for children to witness is unspeakable. पुलिस के मुताबिक हमलावर की उम्र 67 साल है और उसने ये हमला क्यों किया इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले शनिवार को लॉस एंजलिस के करीब मोंटेरी पार्क इलाके में भी एक हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। और उत्तरी चीन में ठंड ने 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तरी चीन के मोहे शहर में अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ तापमान अब -53 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। दक्षिण कोरिया में हुई ताजा बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लूनर न्यू ईयर के जश्न के बाद लोग अपने काम पर लौट रहे हैं, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से यातायात व्यवस्था ठप पड़ गई है। थाईलैंड ने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की। बैंकॉक पुलिस ने सिर्फ जनवरी के महीने में 1000 किलो ड्रग्स बरामद की है। पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी लीमा में हर दिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। इस हिंसा में अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पृथ्वी के सबसे दक्षिणी हिस्से में कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका में बर्फ की चट्टान से एक इतना बड़ा टुकड़ा अलग हो गया जिस पर पूरा लंदन बस सकता है। और इसकी तस्वीरें भी ऐसी थी मानो हिमयुग की हो। बर्फ की करीब 150 मीटर मोटी चट्टान में दरार दिख रही थी, जिसकी वजह से 1550 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक बर्फ का विशाल टुकड़ा अलग हो गया। ये टुकड़ा अब एक नया आइसबर्ग बन गया है और तैर रहा है। अंटार्कटिका के जिस हिस्से में ये दरार देखी गई वहाँ ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे का रिसर्च स्टेशन भी मौजूद है। सामने आई तस्वीरों में रिसर्च स्टेशन के बेहद करीब ये दरार दिखाई दी। वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह से एक प्राकृतिक क्रिया बताया है। It's a natural event. It's not linked to climate change. Some of the ice shelves that are broken up in more northerly locations are the result of climate change, but this one is further south. अंटार्कटिका में जमीन की सतह से समंदर तक बर्फ की इतनी मोटी चादर बिछी है जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं। बर्फ की इस चादर की ढलान समंदर की तरफ आते आते पतली हो जाती है और फिर एक वक्त पर ये टूटकर अलग हो जाती है। इस टूटे हुए टुकड़े को ही आइसबर्ग कहा जाता है। अमेरिका का नेशनल आइस सेंटर जल्द ही इस नए आइसबर्ग को एक नाम देगा। और युवाओं में रील्स बनाने का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।
कई बार रील्स बनाने के चक्कर में कपल्स बीच सड़क पर ही रोमांस करते देखे गए। और ऐसी ही एक तस्वीर राजधानी लखनऊ से सामने आई, जहां एक कपल चलती कार में रोमांस करता नजर आया। अपने रोमांस के आगे इन्होंने ना अपनी जान की परवाह की और ना ही सड़क पर चल रहे लोगों की। लोहिया पथ पर चलती कार का सनरूफ खोलकर युवक युवती खुलेआम रोमांस करते दिखे। दुर्ग के भिलाई में इस कपल ने तो सारी हदें पार कर दी। रील्स के चक्कर में युवक युवती जब खुलेआम बीच सड़क पर रोमांस करते हुए बाइक पर निकले तो इन्हें देखकर लोग भी हैरान हो गए, क्योंकि लड़की गाड़ी की टंकी पर बैठी थी और लड़का बिना नंबर वाली बाइक चला रहा था और इन दोनों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। चलती बाइक पर खुलेआम अश्लीलता करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अजब एमपी से भी गजब तस्वीरें सामने आई। इंदौर में खचाखच भरी रहने वाली एक सड़क पर 2 बाइक सवार युवकों ने स्टंटबाजी की और ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर ये युवक चलती बाइक पर ही आग की भट्टी रखकर आग तापते नजर आए। पीछे से इनके साथी चलती गाड़ी से इनका वीडियो बना रहे थे। क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल होता है, बावजूद इसके रील्स की सनक में दोनों लड़कों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। ताजनगरी आगरा में भी वाटर वर्कर्स फ्लाईओवर पर कार से स्टंट करते 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये दोनों युवक सड़क पर सरपट दौड़ रही कार से बाहर निकलकर स्टंटबाजी करते दिखे। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस तुरंत हरकत में आई और कार के नंबर के आधार पर तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इन युवकों को दोबारा चलती सड़क पर स्टंटबाजी न करने की चेतावनी दी है। कार में खिड़की खोली थी और बाहर निकले तो उसमें वीडियो बना रहे थे हम। अच्छा। ये निकला हुआ था, मैं वीडियो बना रहा था, ये ड्राइविंग कर रहा था। अच्छा। आगे भविष्य में कभी ऐसी वो नहीं होगी गलती। क्योंकि इन दिनों देश भर में स्टंटबाजी के वीडियो सामने आ रहे हैं, इसलिए पुलिस भी अलर्ट हो गई है। सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले यूट्यूबर्स की पहचान पुलिस ने तेज कर दी है और कई जगह पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए चालान की कार्रवाई भी की है। पुलिस ने गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर रील्स बनाने वाली लड़की का 17,000 रुपए का चालान काट दिया है। कार का नंबर ट्रेस हुआ था तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी इसमें 17,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सड़क और हाईवे पर खुलेआम रील्स बनाने वाले लोग यूपी पुलिस की रडार में हैं। वहीं उत्तराखंड में भी सड़क पर खतरनाक स्टंट और रील्स बनाने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। देहरादून में यातायात पुलिस ने 1 हफ्ते के भीतर 10 से ज्यादा ऐसे ब्लॉगर्स की पहचान की है जो सड़क पर खतरनाक स्टंट कर रील बनाते हैं। पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि अगर कोई भी सड़क पर हुड़दंग और स्टंटबाजी करता पाया गया तो 3 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। रील्स बनाने का ये जुनून सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि मेट्रो में भी देखने को मिला। मेट्रो में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली मेट्रो में एक लड़की लोगों को भूत बनकर डराने लगी और लड़की ने चलती मेट्रो में फिल्म भूल भुलैया की मंजुलिका बनकर मेट्रो में बैठे लोगों को डराया। मेट्रो में लड़की डरावना मेकअप कर अजीब तरह की आवाजें निकाल रही थी। लड़की के इस व्यवहार को देखकर लोग हैरान रह गए। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। इसी दौरान ये लड़की मेट्रो में हेडफोन लगाकर गाना सुन रहे एक लड़के की तरफ बढ़ी, जिसके बाद ये लड़का लड़की का डरावना गेटअप और भारी भरकम आवाज को सुनकर भाग खड़ा हुआ। क्योंकि मेट्रो में छोटे बच्चे भी थे जो लड़की की इस हरकत से बेहद डर गए। वीडियो सामने आने के बाद मेट्रो प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। पंजाब में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बेहद खतरनाक साजिश रची है। खुफिया जानकारी के मुताबिक आईएसआई ब्लैक मार्केट से हथियार खरीदकर खालिस्तानी आतंकियों तक पहुंचा रही है ताकि आतंकियों के पकड़े जाने पर उनके पास से मेड इन पाकिस्तान हथियार ना मिले और हमले के पीछे पाकिस्तान का नाम ना आए। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर हथियारों की ब्लैक मार्केट लगती है जहां दुनिया भर के खतरनाक हथियार खुलेआम बिकते हैं। ये वही हथियार हैं जिन्हें अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से लौटते वक्त छोड़ गई थी। आईएसआई की इस साजिश में पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा, बादबा सिंह बब्बर, रंजीत सिंह नीता और लखबीर सिंह रोड़े भी शामिल हैं। इन खालिस्तानी आतंकियों की मदद से आईएसआई ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हथियार पहुंचा रही है जिनका इस्तेमाल आतंकी वारदातों में किया जा रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान में मौजूद सिख नौजवानों को भड़काने के लिए भी आईएसआई इन खालिस्तानी आतंकियों की मदद ले रही है।
रामचरितमानस पर बयानबाजी के बीच मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के स्कूलों में हिंदू धर्म ग्रंथों की पढ़ाई कराने का ऐलान किया। उन्होंने गीता और रामचरितमानस की तारीफ की और कहा कि ये ग्रंथ अमूल्य है। हमारे रामायण, महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, ये अमूल्य ग्रंथ है हमारे। शिवराज ने कहा कि इन ग्रंथों में मनुष्य को नैतिक और संपूर्ण बनाने की क्षमता है, इसलिए इनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए भगवान राम। उन्होंने रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास की भी तारीफ की और कहा कि ऐसे महापुरुषों का अपमान करने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस बीच यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को बैन करने की मांग पर सियासत जारी है। बीजेपी ने आज इस मुद्दे पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए और इसे राज्य का माहौल खराब करने की साजिश बता दिया। राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान और उस पर चुप रहना यह उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने का एक असफल प्रयास है। और इस मुद्दे पर अखिलेश ने तो चुप्पी नहीं तोड़ी, लेकिन उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव सामने आए। उन्होंने स्वामी प्रसाद के बयान से किनारा कर लिया और दावा किया कि वो लोग राम के आदर्शों पर चलते हैं। वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। वेल्लोर में एक पति ने बीच सड़क पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तमिलनाडु के वेल्लोर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी ने सरेराह हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में महज 20 रुपए के लिए एक व्यक्ति ने दुकानदार पर चाकुओं से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक जब दुकानदार ने उधार के 20 रुपए वापस मांगे तो शख्स को गुस्सा आ गया और उसने जानलेवा हमला कर दिया। पैरोल पर बाहर आए डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फिर विवादों में हैं। राम रहीम का तलवार से केक काटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कानून के तहत सजा याफ्ता कैदी का हथियार प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है। तमिलनाडु के मंत्री एसएम नसर को जब बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली तो उन्होंने जमकर हंगामा किया। कुर्सी मिलने में देरी होने पर मंत्री ने कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एमसीडी मेयर के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में लात घूंसे चले। इसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिस कारण एमसीडी मेयर का चुनाव टल गया। दरअसल पार्षदों की शपथ के बाद सदन में जबरदस्त नारेबाजी होने लगी। इस दौरान एक दूसरे पर कागज के गोले छोड़े जाने लगे। हंगामा शांत नहीं हुआ तो पीठासीन अधिकारी ने सदन स्थगित करने का ऐलान कर दिया। सदन स्थगित होने के बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ और बाहर निकलते वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद भिड़ गए। देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के समर्थक आमने सामने हो गए हैं। एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए जा रहे हैं। दरअसल आज दिन भर सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा चलता रहा। पहले सदन में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध किया गया। इसके बाद मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने पर हंगामा हुआ। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने शेम शेम के नारे लगाए तो बीजेपी पार्षदों ने जय श्री राम के नारे लगाए। एमसीडी सदन में हंगामे के कारण मेयर का चुनाव दूसरी बार स्थगित करना पड़ा। इससे पहले 6 जनवरी को भी सदन की कार्यवाही के दौरान हिंसा और हंगामे के कारण चुनाव टाल दिए गए थे। आज भी हंगामे के कारण सदन चुनाव नहीं हो सका, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। बीजेपी ने हंगामे के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया और आरोप लगाया कि वो चुनाव नहीं होने देना चाहती। जिस प्रकार से आज ये सब कुछ हुआ, ये दिखाता है कि ये लोग अनार्किस्ट लोग हैं। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सदन को शर्मसार किया, दिल्ली को शर्मसार किया है। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सदन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।
आदमी पार्टी के पार्षदों ने गाली गलौज करना शुरू किया। वहाँ पे हमारी जो महिला पार्षद थी उनके साथ में गाली गलौज किया, तो ऐसे में हाउस नहीं चल सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने हंगामे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि वो चोर दरवाजे से एमसीडी में अपना मेयर बनवाने की साजिश कर रही है। सदन स्थगित होने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव टलवाने के लिए हंगामा किया। किसी ने कोई हंगामा नहीं किया, आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने कोई हंगामा नहीं किया, सारी गुंडागर्दी आज बीजेपी के नेताओं ने की। और उन्होंने दावा किया कि सदन में आम आदमी पार्टी के पास 151 सदस्यों का समर्थन है, इसलिए सदन स्थगित करने की साजिश रची गई। भारतीय जनता पार्टी मेयर में बुरी तरीके से हार रही है, जनता ने हराया, मेयर में हार रहे हैं, इसलिए सदन स्थगित, चुनाव ही नहीं होने देंगे। ये क्या मजाक हो रहा है? श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए आरोपी आफ्ताब ने अपने बचाव में कई दलीलें दी, लेकिन दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ शिकंजा कस कर रही है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ 6000 पन्नों की चार्जशीट साकेत कोर्ट में दाखिल की है। इस चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा जुटाए सबूतों को शामिल किया गया है। इसके अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को भी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट का हिस्सा बनाया है। चार्जशीट में उन सभी साक्ष्यों को रखा गया है जिनको दिल्ली पुलिस ने मेहरौली के जंगल और दूसरी जगहों से इकट्ठा किया था। छतरपुर के जंगल से बरामद हड्डियों और उनकी डीएनए रिपोर्ट का भी चार्जशीट में ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा आफ्ताब पूनावाला के कबूलनामा और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल की गई है। पुलिस की पड़ताल में शामिल कई सीसीटीवी वीडियोस को भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। साकेत कोर्ट पुलिस की इस चार्जशीट के आधार पर आफ्ताब पूनावाला के गुनाह और सजा का फैसला करेगी। आरोप है कि आफ्ताब ने 18 मई को दिल्ली के छतरपुर में श्रद्धा वॉलकर की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके शव के 36 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए थे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 335 दिन पूरे हो चुके हैं। करीब एक साल बाद एक बार फिर जी न्यूज की टीम यूक्रेन में ताजा हालात का जायजा लेने पहुंची है और जी न्यूज की टीम का पहला पड़ाव था यूक्रेन की राजधानी कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और कीव में हालात क्या हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कीव में देखने में स्थिति सामान्य लग रही है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब पारा माइनस में हो और अचानक बिजली चली जाए, जो घंटों तक गुल रहे। दरअसल रूसी हमलों से यूक्रेन के पावर हाउस को नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे कई शहरों में ब्लैकआउट जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और तस्वीरों में आपको कीव शहर नजर तो आ रहा है, लेकिन अंधेरे में। रूस और यूक्रेन के बीच अब जंग अपने 11वें महीने में है और ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसका खामियाजा दोनों ही तरफ के आम लोग झेल रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, ये एक रिहायशी इलाका है, लेकिन दूर दूर तक यहाँ आपको बिजली नजर नहीं आएगी। और जैसा कि शिवांगी ने बताया कि कीव के लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत पावर कट है। दिन में बिजली सप्लाई होती है, लेकिन रात को कीव अंधेरे में डूब जाता है। जी न्यूज की टीम आगे बढ़ी तो अंधेरे वीरान सड़कों पर छात्र छात्राओं का एक ग्रुप नजर आया और ये लोग मोबाइल टॉर्च की रोशनी में रास्ता तलाश रहे थे। पूछने पर पता चला कि ये लोग अपने दोस्त के घर जा रहे थे। We charging power banks because it's really important now because we need light. It's difficult for me when I passed my exam in university. It was difficult to prepare. कीव में सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए बिजली आती है और ये हाल यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों का है। मुंबई में खुद को ईडी अधिकारी बताकर बदमाशों के एक गैंग ने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दिन दहाड़े ज्वेलरी के शोरूम में घुसे और लाखों का सोना लेकर फरार हो गए। क्योंकि ये लोग खुद को ईडी और आईटी के अधिकारी बता रहे थे, इसलिए ज्वेलरी शोरूम के मालिक को इन पर शक नहीं हुआ। आरोपियों ने 10 से 15 मिनट तक दुकान में तमाम दस्तावेज देखे और फिर अपने साथ 3 किलो सोना और दुकान में रखा 25 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। घटना के बाद का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 3 लोग गहनों और कैश से भरे बैग लेकर दुकान से बाहर निकलते दिख रहे हैं। आरोपियों ने ज्वेलरी शोरूम की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों को भी धमकाया और ऐसा इसलिए किया ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। वह तो बोले कि मैं ऑफिसर हूँ, ऑफिसर से इस तरीके से बात मत करो। तो मैं बोला अपना आई कार्ड दिखाओ,
तो उसने बोला कि ऑफिसर से इस तरीके से बात करता है क्या आप? लेकिन जब तक ज्वेलरी शोरूम के मालिक को फर्जी रेड होने की हकीकत पता चली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।